Hello student, how are you all? Fine? Okay, चलो let's start. Grade 4, chapter number 3, मैं हूँ पेंसिल. ओके. हमारे आसपास दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम कई जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं. प्रस्तुत पाठ में एक पेंसिल अपनी आत्मकथा बता रही है. उसने अपने बारे में ऐसी कई बातें बताई है जो पेंसिल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को जाननी चाहिए. ओके. प्यारे बच्चों, मैं हूँ पेंसिल. वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाती हूँ. बात वर्ष 1564 की है. इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया. तेज आंधियाँ चली. बोरोडेल नामक एक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया. तूफान के थमने पर जब एक किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे से काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है. कौतूहलवश उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसे अपने हाथ से मसल कर देखा. ठीक है. एक दिन तूफान आया था तो उधर एक बड़ा सा पेड़ था जो वो गिर गया. एकदम पूरे जड़ से पूरा उखड़ गया बोरोडोल नामक एक स्थान पर. ठीक है. फिर तूफान जब रुक गया तो वहाँ पर एक किसान गया उस पेड़ के पास और उसने पेड़ के नीचे देखा तो उसके नीचे कुछ काले रंग का उसे दिखा. फिर उसने कौतूहलवश यानी कि जानने की इच्छा से कि ये चीज़ क्या है जो पेड़ के जड़ से जो निकली हुई है, पेड़ के नीचे से जो दबी हुई चीज़ निकली है वो एक्चुअली क्या है, ये जानने की इच्छा से उसने थोड़ा सा पदार्थ अपने हाथों में लिया और मसल कर देखा. उसने पाया यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता. आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. ठीक है. फिर सब लोगों ने क्या किया, उसका यूज़ करना शुरू कर दिया. कैसे कि अपने भेड़ों के जो ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ चित्र या कुछ ना कुछ लिखावट करने का सोचा कि इससे अपने अपने भेड़ जो होते हैं वो पहचान में आ जाए. इसलिए यह काला पदार्थ और कुछ नहीं ग्रेफाइट था जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं. बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था. ठीक है. बोरोडोल में मिला हुआ जो ये ग्रेफाइट था वो काफ़ी ठोस यानी कि कड़क था. बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों ना इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए. उन्होंने इसे काटकर लंबी पतली छड़ें बनाई. 1565 ईस्वी सन तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी. मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप था. यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमवासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने में किया जाने के प्रमाण मिलते हैं. ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे. आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है. जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे. ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूझी. ठीक है. ग्रेफाइट से सीधे वो लोग पहले लिखते थे तो क्या होता था, उनकी जो उंगलियां जो होती थी वो काली पड़ जाती थी.
तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ कवर चढ़ा दे, खोल चढ़ा दे। ओके, सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने खोलों में रखा गया। सबसे पहले क्या किया गया कि धातु के बने खोल में रखा गया, पर भारी और छीले ना जा सकने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित न रह सके। 1668 ईस्वी सन के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई विकल्प न खोजा गया तो पेंसिलों का जल्द ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। तभी उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाई जाने के बावजूद भी इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती है। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की सी आग में पकाया। ठीक है, उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता है जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों के लेड की। ओके, 1839 में जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई। जोहान लोथर वान फेबर नामक एक व्यक्ति ने सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई भरी। सूखने पर उसे निकाला और काट कर लकड़ी के अद्धों के बीच में दबाया। ठीक है, अभी दूसरे जो ये वान फेबर है उन्होंने क्या किया कि एक सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट और मिट्टी की लई जो थी उसे भर दी। फिर उसके सूखने पर उसको निकाल के काट के लकड़ी के अद्धों के बीच, अद्धों यानी आधा आधा भाग, लकड़ी के दो आधे आधे भाग किए और उसके बीच में दबा दिया। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। वान फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाला लेड बनाया। बाद में वान फेबर ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छिलकर सुंदर बनाया जा सके बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। अच्छे आकार और समान मोटाई की लेड वाली यह पहली पेंसिल थी। इसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज और हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता के लेड वाली पेंसिलें बनाई जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। लेड की कठोरता जो होती है वो ग्रेफाइट और मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसके ऊपर निर्भर करती है। ओके, ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ा यानी कि कड़क। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा वह उतना नरम होगा। मतलब कि मिट्टी और ग्रेफाइट को जब मिक्स किया जाए, मिश्रण किया जाए, तो उसमें ग्रेफाइट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना लेड नरम बनेगा। मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ साथ लेड कड़ा हो जाता था। ओके, जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेज़ी के दो अक्षर H and B लिखे रहते हैं। देखा है ना आप सबने अपनी अपनी पेंसिल पर HB लिखा हुआ। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड न तो बहुत कोमल है और न ही बहुत कड़ा। H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। ओके,
लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता है वह कड़ा होता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है, यानी कि H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखी संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में मैं बताऊं। पहले बनती है पेंसिल की नली। नली दो समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं। इसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इसलिए इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धे के खांचे में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धे के भीतरी सिरे पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रखा जाता है और दबा दिया जाता है। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिलों को अलग अलग काट लिया जाता है। पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता अपनी कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाज़ार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाज़ार से पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिल को नहीं छीलेंगे, है ना? गुड। चलो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओके, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। पहला है थमना, तो रुकना। फिर इस्तेमाल, तो प्रयोग। प्रमाण, तो सबूत। विकल्प, तो उपाय। अंश, तो भाग। बेवजह, तो बिना कारण। फिर कौतूहलवश, तो जानने की इच्छा। ठोस, तो कड़ा। प्रचुर, तो काफ़ी अथवा तो अधिक। फिर अद्धा यानी कि आधा भाग। निर्माता यानी कि बनाने वाला। ओके, अभी क्या है श्रुत लेखन, तो बोरोडेल, ग्रेफाइट। विकल्प, आंधियाँ, अद्धों, मिश्रण, प्रमाण, कौतूहलवश, फेबर, निर्माता। ये वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, अभी रोमवासी लेड का प्रयोग किस कार्य में करते थे, तो लिखने के लिए। फिर सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला, ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई, तो इंग्लैंड में मिला और 1564 में। लेड की कठोरता किस पर निर्भर करती है, HB पर। ओके, पेंसिल पर लिखे HB शब्द का क्या अर्थ है, कड़ेपन का और कोमलता का। फिर पेंसिल बनाने की प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। वो मैंने इसमें नंबर डाल दिए हैं, आपको उसी प्रकार अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, क्रम वाइज लिख देना। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें क्या है, काला पदार्थ और कुछ नहीं बट ग्रेफाइट था, उसमें ग्रेफाइट आएगा। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। ठीक है, अब ग्रेफाइट की छड़ों को पहले धातु के बने खोलों में रखा गया। 4th लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर है, उसमें अनुपात आएगा। 5th पेंसिलों पर लिखा H कड़ेपन का सूचक है और B कोमलता का सूचक है।
भी क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसके आंसर्स में भेज दूंगी आपको, नो प्रॉब्लम। देन विलोम शब्द है, ये सारे विलोम शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और ये जो प्रचलित का है वो मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी, ओके। फिर ये है उपयुक्त संबोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो उसमें देखिए पहले में है के पास, फिर के नीचे, थर्ड इज के रूप, फोर्थ इज के बीच, ठीक है। फिर विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें समान और ये जो नरम है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी लिख के, ठीक है। फिर मन को भाने वाला, मन भावन, हाँ, ऊपर कहाँ हुआ, तो उपरोक्त, एक साथ पढ़ने वाला तो सहपाठी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलेख, जो नीचे लिखा गया हो तो निम्नलिखित, ओके। चलो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 3। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।